हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडिफाई अकेडमी फॉर कॉमर्स। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को बोर्ड में नज़र आता होगा कि आज का वीडियो किस लिए है। आज का वीडियो है क्लास 11 इकोनॉमिक सजेशन फॉर 2025 एग्जामिनेशन। दोस्तों, आज दिन है 5 मार्च का और कल आप लोग का एग्ज़ाम है बहुत सारे स्कूल में कुछ और दिन होगा इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम, लेकिन मोटा मोटी कल के दिन ही आप लोग का एग्ज़ाम इकोनॉमिक्स का सब जगह है। तो जैसा भी आप लोग का जब भी है एग्ज़ाम, उसके लिए प्रिपरेशन तो करना ज़रूरी है। अब प्रिपरेशन बहुत सारे स्टूडेंट का हुआ नहीं है क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है। 6 महीने के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं मानता हूँ कि ये सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है। बहुत सारा चीज़ हम लोग जो बीकॉम में पढ़े थे वो सब चीज़ अभी आप लोग का 11 सेमेस्टर 2 में डाल दिया गया है स्टैटिस्टिक्स पोर्शन में। तो वो सब क्वेश्चन खैर अब जो आ गया हम लोग का सिलेबस में अब आ गया, अब उसको तो चेंज नहीं कर सकते, अब उसी को पढ़ना होगा। तैयारी आपका कैसा है नहीं है हमको नहीं फ़र्क पड़ता है। आज आप अगर ये वीडियो देख लोगे तो आप लोग का इतना गारंटी दे रहे कि आप लोग का लॉन्ग क्वेश्चन इकोनॉमिक एग्जाम में उसका टेंशन आप लोग का खत्म हो जाएगा। तो बोर्ड में जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि कुछ 11 क्वेश्चन हम आप लोग का बोर्ड में लिख दिए। ये सब क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से तैयार करके जाओगे तो आप लोग का इकोनॉमिक्स का लॉन्ग क्वेश्चन में तो दिक्कत नहीं होने वाला है, इतना अगर कर लोगे तो ये सब क्वेश्चन का आप सोल्यूशन कहाँ दीजिएगा सर? तो इसी वीडियो में हम ये सब क्वेश्चन का सोल्यूशन भी आप लोग को लिख करके बोर्ड में समझाएंगे कि एग्जाम में कैसे लिखना है, कैसे प्रेजेंट करना है आप लोग को आंसर। तो जैसे कि हम लोग जाने वाले क्वेश्चन आंसर में, उससे पहले हम लोग कोई डिस्कस कर लेते हैं अबाउट पैटर्न। सिलेबस पैटर्न क्या है, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स को हम देख रहे हैं कि सिलेबस का पैटर्न ही उन लोग को नहीं पता है। हालांकि बुक में फर्स्ट पेज में ही दिया हुआ है, लेकिन फिर भी वो लोग पैटर्न को देख रहे नहीं है, जैसे तैसा पेपर बना ले रहे हैं। तो चलो हम लोग पहले पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। पैटर्न क्या है? देखो, इकोनॉमिक्स का जो पैटर्न डाला गया ना वो 4 पोर्शन 5 चैप्टर 5 यूनिट में आप लोग को बांटा है। टोटल चैप्टर है हम लोग का 9, राइट। 9 चैप्टर है, जिसमें से 3 चैप्टर लास्ट का हम लोग का स्टैटिस्टिक्स पोर्शन है। स्टार्टिंग का 6 चैप्टर आपका क्या है? स्टार्टिंग का 6 चैप्टर आपका इकोनॉमिक्स पोर्शन है। स्टार्टिंग का 6 चैप्टर आपका इकोनॉमिक्स पोर्शन है। तो उसको बांटा कैसे किया, मार्क्स सेग्रीगेट कैसे किया गया? देखिए, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5। अब पहला यूनिट में कितना चैप्टर है? चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5 तक का इकोनॉमिक्स पोर्शन का ये सब चैप्टर है। यूनिट 2 में आपका चैप्टर 6 इंटरनेशनल ट्रेड, ये भी इकोनॉमिक्स पोर्शन का चैप्टर है। यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, ये 3 पोर्शन जो है आपका प्योर स्टैटिस्टिक्स पार्ट का है। यूनिट 3 में आपका मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन है जो कि चैप्टर नंबर 7 में है। यूनिट 4 में आपका चैप्टर नंबर 8 है जो कि कोरिलेशन है। और यूनिट 5 में आपका चैप्टर नंबर 9 है जो कि इंडेक्स नंबर है। अब मार्क्स कैसे सेग्रीगेट किया गया आइए देखते हैं। सबसे पहले चैप्टर 1 से लेकर के 5 के अंदर जो इकोनॉमिक्स पार्ट है, 4 मार्क का एक क्वेश्चन पूछेगा और एक 6 मार्क का एक क्वेश्चन पूछेगा। तो 4 मार्क 4 × 1 4 और 6 × 1 6, 4 + 6 कितना हो गया? 10 मार्क्स। क्लियर। नेक्स्ट यूनिट 2 से मतलब चैप्टर 6 से आपका कितना मार्क का क्वेश्चन पूछेगा? तो 2 मार्क का 3 क्वेश्चन पूछेगा और 4 मार्क का एक क्वेश्चन पूछेगा। तो 4 × 1 4 और 2 3 = 6, 4 और 6 कितना हो गया? 10। नेक्स्ट क्या आपका मेजर ऑफ डिस्पर्सन, 2 मार्क का एक क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से और 6 मार्क का एक क्वेश्चन पूछेगा। तो टोटल कितना हो गया? 8 मार्क्स। अब कोरिलेशन से कितना आएगा सर? 4 मार्क का 2 क्वेश्चन आएगा, सिर्फ 2 क्वेश्चन इसके में करना रहेगा, 8 मार्क्स का। और यूनिट 5 में क्या आपका इंडेक्स नंबर, वहाँ से 2 मार्क का 2 क्वेश्चन पूछेगा। तो आप लोग को ये वीडियो बताने इसलिए है क्योंकि ये वीडियो में हम लोग 2 मार्क का क्वेश्चन को कवर नहीं करने वाले। हम लोग सिर्फ टारगेट करेंगे 4 मार्क और 6 मार्क का क्वेश्चन को, ठीक है। जितना जो आपको बोर्ड में इस तरफ क्वेश्चन लिखा हुआ वो 2 मार्क का नहीं है, सब 4 मार्क्स और 6 मार्क का है। सर 2 मार्क का सजेशन दे दिए, 2 मार्क का सजेशन नहीं होता है क्योंकि 2 मार्क्स का कोई हाथ पैर नहीं है, बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है। इसलिए हम कितना को अगर निकालेंगे, कितना चूज़ करेंगे, ये हर स्कूल का अलग अलग टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है कौन कैसा पेपर सेट करेगा, कैसा नहीं करेगा। तो इसलिए हम 2 मार्क का क्वेश्चन को कवर नहीं कर रहे, यहाँ 4 मार्क्स और 6 मार्क का क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। आप जो भी स्कूल में पढ़ो आपको ये 4 मार्क्स और 6 मार्क में इसी में से कॉमन आपका आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। क्वेश्चंस क्या है सर? पैटर्न को हम यहाँ पे मिटा देते हैं। जो नोट है नहीं किया है वीडियो को पीछे जा करके एक बार नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? चैप्टर नंबर 2 से, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन, यहाँ पे आप लोग को एक परफेक्ट कंपटीशन का शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आपको लिखना पड़ेगा। 4 मार्क्स का भी आ सकता है, 6 मार्क का भी आ सकता है, ठीक है आप लोग का। तो यहाँ से आपको तैयार करना होगा। आंसर कहाँ मिलेगा सर? इसी वीडियो में हम देंगे, आराम से, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और चैप्टर नंबर 2 से एक और क्वेश्चन क्या आ सकता है सर लॉन्ग में? शॉर्ट रन सप्लाई कर्व। शॉर्ट रन सप्लाई कर्व याद रहे, ये जितना भी क्वेश्चन है कितना मार्क का टारगेट हो रहा है? सिर्फ 4 मार्क्स और 6 मार्क का। क्लियर है? चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आ सकता है, इकोनॉमिक्स पोर्शन से ही हम बता रहे हैं अभी, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रीफरेंस शेयर्स, ये एक क्वेश्चन आ सकता है आपका एग्जाम में। और डिफरेंस बिटवीन शेयर और डिबेंचर, ये दो डिफरेंस में से एक डिफरेंस आपका आने का चांसेस हमको तो लगता है 100% श्योर शॉर्ट है, चाहे आप जो भी स्कूल में पढ़ते हो। नेक्स्ट आपका क्या है, एडम स्मिथ का थ्योरी एब्सोल्यूट कॉस्ट का, या फिर रिकार्डो का थ्योरी कंपेरेटिव कॉस्ट, ये दोनों में से एक क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका, ये आपका इतना जो था ये कौन सा पोर्शन का था सर, इकोनॉमिक्स पोर्शन का था। अब हम लोग जो डिस्कस करने वाले वो क्या है, स्टैटिस्टिक्स पोर्शन का डिस्कस करने वाले। क्या पहला, फीचर्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फीचर थ्योरेटिकल पार्ट है, ये आपका आने का चांसेस हो रहा है, ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टैंडर्ड डेविएशन का आपका देने का चांसेस है सर। मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में ना क्वार्टाइल डेविएशन भी हम लोग का, वेरिएंस भी है, बहुत सारा चीज़ है, मीन डेविएशन अबाउट मीन है, बहुत सारा चीज़ हम लोग सिलेबस में। लेकिन हम स्टैंडर्ड डेविएशन को इसलिए टारगेट कर रहे हैं ना, क्योंकि ये पहले भी क्लास 12 वाले लोग, जो अभी एग्जाम कल वो लोग भी देगा क्लास 12 वाले लोग, तो वो लोग का स्टैटिस्टिक्स पोर्शन में मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन है, लेकिन उन लोग का सिलेबस में ना क्वार्टाइल डेविएशन या तुम्हारा मीन डेविएशन अबाउट मीन मीडियन वो वाला नहीं है। उन लोग का सिलेबस में सिर्फ क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो हमको लगता है जो पुराना पेपर जो टीचर्स लोग सेट करेंगे, तो पुराना जो 12 वाले लोग का देते हैं उसी से सिमिलर टाइप का 11 का भी क्वेश्चन देंगे। इसी के लिए हम यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन को टारगेट किए, ना कि क्वार्टाइल डेविएशन को, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने का चांसेस है। और क्या सर, कोरिलेशन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, बहुत ज़्यादा। क्या, एक क्वेश्चन तो 100% श्योर शॉर्ट है आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेगा। इंडेक्स नंबर का जो, चूंकि देखो इस चैप्टर में 2 मार्क का सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछेगा, तो यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन ना एक आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, दोनों थ्योरी भी पूछ सकता है। तो इंडेक्स नंबर में थोड़ा सा प्रॉब्लम, क्योंकि थ्योरी हम उतना सजेस्ट नहीं कर पाएंगे, आपको थ्योरी खुद पढ़ना होगा। तो फिर भी हम इंडेक्स नंबर का ना 2-3 क्वेश्चन आप लोग का करा देंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसी वीडियो में, उसको भी प्रैक्टिस करके जाना है। अगर आया 2 मार्क का तो आप कर लोगे बआसानी। क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि आज हम लोग वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, क्या नहीं पढ़ने वाले हैं। अगर आपको उतारना है ये सब क्वेश्चन, अगर आपके पास आंसर ऑलरेडी है तो आप वीडियो यहीं स्किप करो, जाओ अपने दोस्तों को शेयर करो, लाइक करने बोलो, कमेंट करने बोलो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक का शेयर करो, क्योंकि बहुत मेहनत लग रहा है ये वीडियो में। और अगर आपका एग्जाम में ये सब क्वेश्चन सिमिलर आया तो कमेंट बॉक्स में आकर के थैंक यू बोलने का जिम्मेदारी आपको हम दे रहे, ठीक है। ये होमवर्क है, क्लियर है। पहले आपको क्वेश्चन आप लिख लो, अगर आपके पास ये सब का आंसर है तो आप वीडियो यहीं स्किप करके जाओ, अपना खुद से तैयारी करो। अब ये यहाँ पे वीडियो में वही लोग रुकेगा जिन लोग के पास ये सब आंसर नहीं है, या उन लोग को क्लैरिटी कंसेप्ट का नहीं है, उन लोग को सीखना है आंसर कैसे लिखना है, नहीं लिखना, कंसेप्ट वाइज सब कुछ, ठीक है। तो सब कुछ हम आप लोग को इस वीडियो में देंगे। पहले इसको रिकॉर्ड करिए पॉज करके। पहला क्वेश्चन हम बोर्ड में आप लोग का लिख दिए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन, यही क्वेश्चन था हम लोग का। इसका सोल्यूशन हम आप लोग का लिखे बोर्ड में, ये अभी आधा आंसर है, ठीक है। आधा आंसर आप लोग का पहले यहाँ तक का समझा देंगे, उसके बाद आप लोग रिकॉर्ड कर लिएगा, फिर दिन आगे हम लोग बढ़ेंगे साथ साथ, ठीक है। डायग्राम एकदम हम साथ साथ ही बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या है क्वेश्चन पढ़िए, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो सबसे पहले सर ये इक्विलिब्रियम कौन सा बला है बताइए। तो इक्विलिब्रियम क्या है पढ़िए, इक्विलिब्रियम क्या है, अ फर्म इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट हैज नो टेंडेंसी टू चेंज इट्स आउटपुट। देखो इक्विलिब्रियम वो पोजीशन होता है ना जहां पे 2 चीज जाकर के साथ मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। और फर्म इक्विलिब्रियम कब होता है, जब फर्म के पास और ऑप्शन नहीं बनता अपना आउटपुट को ना ही बढ़ा सकता है ना ही वो घटा सकता, मतलब ऐसा आउटपुट बना रहा है जहां पे फर्म को बेनिफिट क्या हो रहा है, एकदम मैक्सिमम मिल रहा है। उससे ज्यादा अगर फर्म प्रोडक्शन बढ़ाएगा ना तो फर्म को क्या होगा, फायदा की जगह नुकसान हो जाएगा, और कम प्रोडक्शन करेगा तो वहां पे भी फर्म को नुकसान होगा। सर एग्जांपल दीजिए, समझ में नहीं आ रहा है। जैसे मान लीजिए ये एक लैंड है, इस लैंड में हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, मान लो ये लैंड में हम 25 स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। कितना स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं, ये ज़मीन में 25 स्टूडेंट को हम बैठा करके पढ़ा सकते हैं। अब अगर हम 26 लड़का को यहाँ पर ऐड करेंगे तो पॉसिबल है, वहाँ पे हो नहीं पाएगा, क्योंकि मैक्सिमम कितने स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं, 25 को। तो एक लड़के के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अलग बैच करना पड़ेगा, जो कि मेरा नुकसान हो जाएगा। एक लड़का को अलग बैच में पढ़ाएंगे तो नुकसान हो जाएगा। उसी जगह हम अगर 24 स्टूडेंट को पढ़ाएंगे तब भी मेरा नुकसान है। क्यों, क्योंकि 25 स्टूडेंट हम मैक्सिमम पढ़ा सकते हैं, 25 स्टूडेंट्स हमको बेनिफिट क्या मिलेगा, मैक्सिमम। तो वही बोला है इक्विलिब्रियम वो पोजीशन है जहां फर्म को बेनिफिट क्या मिलता है, मैक्सिमम। उस पॉइंट पे फर्म अपना ना ही आउटपुट बढ़ा सकता है ना ही घटा सकता, मतलब अपना आउटपुट
आउटपुट को चेंज नहीं कर सकता, नाइदर इट वांट टू इंक्रीज नॉट डिक्रीज इट्स आउटपुट। क्लियर है? चलिए इक्विलिब्रियम समझ में आया, अब तक का नहीं समझ में आता था इक्विलिब्रियम क्या, अब क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्या है सर, इक्विलिब्रियम समझ में आ गया, शॉर्ट रन क्या होता है। तो शॉर्ट रन क्या होता है, शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड है जहां पर फर्म मतलब किसको बोलते हैं, बिजनेस को बोलते हैं, ठीक है। फर्म कैन नॉट अल्टर इट्स फिक्स फैक्टर। देखो प्रोडक्शन करने के लिए 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या, कमेंट में जल्दी बताइए। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, जल्दी जल्दी बताइए, सब चेक कर रहे हैं हम। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मजाक नहीं, जल्दी बताओ क्या है 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सर लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन, जिसको एंटरप्रेन्योर भी बहुत कोई बोलता है, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। अब इसमें कुछ फिक्स फैक्टर होता है, कुछ वेरिएबल फैक्टर होता है, जैसे लाइन क्या फिक्स फैक्टर है, ये सब क्या वेरिएबल फैक्टर है। तो शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड है ना जहां पर फर्म अपना फिक्स फैक्टर को चेंज नहीं कर सकता, वो चेंज करेगा सिर्फ अपना क्या, वेरिएबल फैक्टर को। सर इसका भी एग्जांपल लीजिए, शॉर्ट रन हम लोग को नहीं समझ में आता, हम लोग बहुत वीक स्टूडेंट है, कोई बात नहीं, हमें देखो एग्जाम्पल। सर फिक्स फैक्टर वेरिएबल फैक्टर क्या है, मान लो हम ये लैंड में प्रोडक्शन करें, क्या बना रहे, ये पेन बना रहे, क्या बना रहे, ये पेन। अब पेन बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, प्रोडक्शन करने के लिए ज़मीन चाहिए, लेबर चाहिए, पूंजी चाहिए, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम चला रहे हैं, मतलब हम चाहिए, ठीक है, हम मतलब बिजनेस। ये 4 चीज़ चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। अब शॉर्ट रन क्या होता है, हमको कुछ दिन के लिए हमको मान लो कोचिंग पढ़ाना है, कुछ दिन के लिए हमको मान लो मुंबई में पढ़ाना है, 1 दिन 2 दिन के लिए हमको सेमिनार लेना मुंबई जा करके। क्या हम वहाँ पर ज़मीन खरीदेंगे, नहीं, वहाँ पे ज़मीन मेरा क्या रहेगा, फिक्स फैक्टर, वो क्या रहेगा, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, वो रेंट पे ले लेंगे। वेरिएबल फैक्टर, अगर ज़्यादा स्टूडेंट सेमिनार में आएगा तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा सीट लगाएंगे, ज़्यादा स्नैक्स वगैरह रखेंगे, ज़्यादा लेबर को हायर करेंगे उन लोग को देखभाल करने के लिए, क्योंकि केओस नहीं हो जाए, लड़ाई झगड़ा नहीं हो जाए। तो हम जो चेंज करेंगे वो क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को चेंज करेंगे, फिक्स फैक्टर को चेंज नहीं करेंगे। याद रहेगा 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब एक फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर होता है, 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, फिक्स्ड और वेरिएबल। फिक्स फैक्टर वो फैक्टर होता है जो हमेशा फिक्स रहता है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो शॉर्ट रन ऐसा टाइम पीरियड है ना जहाँ पे आप फिक्स फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते। हमको 2-3 दिन के लिए कोचिंग पढ़ाना, तो हम ज़मीन खरीदेंगे थोड़ी, हम तो वहाँ पे रेंट पे ले लेंगे ना, तो वो क्या होगा, हम वेरिएबल फैक्टर उसको बना दिए, फिक्स फैक्टर नहीं रहेगा। क्लियर है, समझ में आया। सर शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड है जहां पे एक फैक्टर फिक्स होता है, बाकी फैक्टर क्या होता है, वेरिएबल। और यहाँ पे शॉर्ट रन में क्या होगा, फर्म जो चेंज करेगा अपना प्रोडक्शन वो सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ा घटा करके कर सकता है, लैंड को बढ़ाएगा नहीं। समझ में आ रहा है। मान लीजिए लैंड यही है, अब वो क्या करेगा, प्रोडक्शन बढ़ाना है तो अपना लेबर को या कैपिटल को, पूंजी को बढ़ाएगा अपना प्रोडक्शन करने के लिए। लैंड, दूसरा लैंड खरीद करके वहाँ प्रोडक्शन करने नहीं लग जाएगा, लैंड क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। बोलो क्लियर। चलिए शॉर्ट रन भी होप करते हैं समझ में आप लोग को आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग का। शॉर्ट रन क्या, फिर से बोल दिए, शॉर्ट रन इट रिफर्स टू द टाइम पीरियड वेयर अ फर्म कैन नॉट अल्टर या फिर चेंज इट्स फिक्स फैक्टर एंड एट द साइज ऑफ प्लांट, मतलब प्लांट को या फिर तुम्हारा फिक्स फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते। ये सिर्फ किसको चेंज करेगा, वेरिएबल फैक्टर को ही चेंज करेगा। बोलो क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे मेन चीज़ के आंसर में हम लोग आते हैं। इक्विलिब्रियम करने के लिए ना फर्म को 2 कंडीशन सेटिस्फाई करना। वो 2 कंडीशन क्या है, पहला मार्जिनल रेवेन्यू, जिसको हम लोग प्यार से एमआर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमआर। मार्जिनल रेवेन्यू एमआर एमसी के बराबर होना चाहिए। एमसी मतलब मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए। देखो साइड में हम लिख दिए ये कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है, मार्जिनल कॉस्ट जो है ना वो एमआर को काटेगा कहाँ से, नीचे से। कहाँ से काटेगा, नीचे से। मतलब एमसी का कर्व क्या होना चाहिए, पॉजिटिव स्लोप होना चाहिए। सर एक एग्जांपल बताइए, देख लो यहाँ पे डायग्राम हम बता रहे हैं। परफेक्ट कंपटीशन आप लोग पढ़े होंगे सब। परफेक्ट कंपटीशन वो मार्केट होता है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर सेल करता है होमोजेनस प्रोडक्ट, सेम टाइप का प्रोडक्ट यूनिफॉर्म प्राइस में। प्राइस क्या रहता है वहाँ सेम। अब क्योंकि प्राइस यहाँ सेम है तो इन लोग का एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस सब क्या रहता है, सेम। ये सब हम मान करके चल रहे, आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े होंगे। और मार्जिनल कॉस्ट का शेप क्या होता है, यू शेप होता है। क्या होता है मार्जिनल कॉस्ट का शेप, यू। ये सब आप लोग को फर्स्ट सेमेस्टर में था। अगर आप लोग को नहीं पता है, मान करके चल रहे कि आप लोग को पता होगा। अगर नहीं पता है तो बहुत दिक्कत वाला बात है, आप वो अच्छे से पढ़ाई करो आप लोग, ठीक है। तो यहाँ देखो पहला कंडीशन क्या है, एम आर एम सी के बराबर होना चाहिए। तो देख लो ये एम आर है, ये कर्व एम आर है, ठीक है, और ये आपका यू शेप का एम सी है। तो देखो इक्विलिब्रियम यहाँ पे भी एम आर एम सी का यहाँ भी बराबर हो रहा और यहाँ भी बराबर हो रहा है। तो पहला कंडीशन तो दोनों जगह इक्विलिब्रियम हो जाएगा। लेकिन दूसरा कंडीशन पड़ेगा, क्या बोला कि एम सी एम आर को काटेगा कहाँ से, नीचे से। नीचे से कहाँ काट रहा है सर, यहाँ पे काट रहा है, ये वाला पोर्शन में। देख लो नीचे से काटते हुए ऊपर जा रहा है। क्लियर है।
यहाँ पे तो ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब क्या बोला है, MC का स्लोप क्या होगा, ऊपर के तरफ जाएगा, यहाँ पे तो नीचे की तरफ जा रहा है, इसलिए इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगा, ये होगा। क्लियर है, समझ में आया। ये आपका दो कंडीशन है इक्विलिब्रियम होने के लिए कि MC MR के बराबर होगा और MC MR को काटेगा नीचे से, उसका स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। यहाँ तक क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सुनिए, शॉर्ट रन जो इक्विलिब्रियम होता है ना, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में वहाँ पे फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी कमाता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी कमाता है और लॉस भी कमाता है। अब सर ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, ये लॉस क्या है, अभी हम बता रहे हैं, पहले यहाँ तक का रिकॉर्ड करिए आप लोग, ठीक है। वीडियो पॉज कर करके आप लोग रिकॉर्ड करो यहाँ तक का। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ते हैं लेकर करके। हालांकि देखो ये सब क्वेश्चन जो है ना बहुत आसान नहीं है, आप लोग को लाइव क्लास में साथ साथ हम एक एक का क्या करते हैं, डायग्राम बताते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कोशिश करते हैं वीडियो में कैसे हम लोग समझते हैं। आइए देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम आप लोग को बोले थे कि शॉर्ट रन में इंसान शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए दो कंडीशन है, क्या, MC MR के बराबर होना चाहिए। इसको याद रखोगे, MC MR के बराबर होना चाहिए, वो भी नीचे से। MC MR को कैसे कट करेगा, नीचे से। ये दो कंडीशन था, MC कट MR फ्रॉम बिलो, ये सेकंड कंडीशन था। एंड देन राइज मतलब MC का स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इससे पहले हम लोग लिखे थे कॉपी में। तो आगे देखिए, इसको खाली याद रखिएगा। और हम क्या बोला था कि इक्विलिब्रियम एक फर्म तीन कंडीशन में सेटिस्फाई कर सकता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में भी, नॉर्मल प्रॉफिट में भी और लॉस में भी। आते समझते पहले सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता क्या है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, जब एवरेज रेवेन्यू, शॉर्ट में हम लोग उस एवरेज रेवेन्यू को क्या पढ़ेंगे, अभी हम लोग AR पढ़ेंगे। क्या बोला, व्हेन द एवरेज रेवेन्यू ऑफ अ फर्म इज मोर देन टू इट्स एवरेज कॉस्ट। जहां पर ही फर्म का एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा होगा, वो जगह को क्या कहेंगे हम लोग, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। जहाँ पे फर्म का एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। और जहाँ फर्म का एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से कम हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉसेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लॉस। ये आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े होंगे, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट फिर से। व्हेन द एवरेज रेवेन्यू ऑफ अ फर्म इज मोर देन टू इट्स एवरेज कॉस्ट, देन द फर्म इज सेड टू अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अब डायग्राम देखो, आप लोग को पता है परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस क्या होता है, प्राइस आपका होमोजेनस होता है। होमोजेनस होता है मतलब इसका शेप कैसा होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देख लो, ठीक है। AR MR प्राइस क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ब्लैक पेन से, ठीक है। और आपको पता है MC और AC का शेप क्या होता है, U शेप होता है। ये सब आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े होंगे अच्छा से। तो MC और AC का शेप क्या होता है, U शेप। लेकिन MC जो है वो AC को काटता है मिनिमम पॉइंट पे। फिर से हम बोले, MC जो है वो AC को काटता है उसका मिनिमम पॉइंट पे। कौन सा पॉइंट पे, मिनिमम। जहाँ पे AC सबसे कम होता है ना, वहाँ पर MC उसको काटते हुए चला जाता है, ठीक है। अब देखो, आपका AC बनाए हम लोग ब्लैक पेन से, U शेप, और MC देखो उसका नीचे से काटते हुए ऊपर गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, आपका कंडीशन क्या है, MC कट MR फ्रॉम बिलो। ये रहा आपका MR का शेप, ठीक है। और MC कट कर रहे हैं MR को नीचे से, देखो इस पॉइंट पे, E पॉइंट पे, ये नजर आ रहा है आपको, E पॉइंट पे, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, ठीक है। MC MR को कहाँ काट रहा है, नीचे से। और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का कंडीशन क्या, AR और AC। उस केस में आपका देखिए एवरेज रेवेन्यू क्या है, EQ है। और उस पॉइंट पे, इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आपका एवरेज कॉस्ट क्या रहा, ये रहा ना एवरेज कॉस्ट ग्रीन पेन का, ठीक है। मतलब BQ हुआ आपका कॉस्ट। अब देखो आपका रेवेन्यू है EQ और कॉस्ट है आपका BQ, मतलब एवरेज रेवेन्यू आपका EQ, कॉस्ट आपका है BQ। तो ये जो EB है, EB ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन, ये वाला, ये पोर्शन आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। आइए हम लोग डायग्राम में यही चीज़ पढ़े थे। इन दिस फिगर वी ऑब्जर्व दैट OQ क्या है, इक्विलिब्रियम आउटपुट है, क्योंकि इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम हो रहा है। आगे पढ़िए, द फर्म प्रॉफिट पर यूनिट, फर्म का जो प्रॉफिट है वो क्या है, EB है, देख लो EB। मतलब उस केस में एवरेज रेवेन्यू को अगर एवरेज कॉस्ट से काटेंगे, माइनस करेंगे, तो हम लोग को क्या बचेगा, EB बचेगा। देख लो एवरेज रेवेन्यू ये है, एवरेज कॉस्ट ये है, माइनस किया तो हम लोग को क्या बचा, EB। और EB हम लोग का क्या है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। वहाँ पे देख लो एवरेज रेवेन्यू क्या है, EQ, और एवरेज कॉस्ट क्या है, BQ। तो देयरफॉर ट्राइंगल, ये जो रेक्टेंगल आपका बन रहा है ना, देखो ये शेडेड पोर्शन, ये PABE, ये पोर्शन क्या है आपका, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। क्या है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। समझ में आया।
सर एक बार डायग्राम हम लोग को रैंडमली हम लोग को तो समझ में नहीं आ रहा है, आप एक बार साथ साथ हम लोग का बना देते तो अच्छा होता। आइए बनाते हैं साथ साथ आप लोग का डायग्राम, गौर से देखिएगा वीडियो पॉज कर करके। ये है आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। आपको पता है परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, एवरेज कॉस्ट को क्या करिएगा आप लोग देख लो, एवरेज कॉस्ट को नीचे से लाओगे, ये है एवरेज कॉस्ट, और एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट को क्या करेगा, मार्जिनल कॉस्ट काटते हुए जाएगा ऊपर, ये रहा मार्जिनल कॉस्ट। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या बोलता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलता है MC MR के बराबर होगा। तो ये देखो MC ब्लू रेड पेन से और MR क्या आपका ब्लैक पेन से, तो ये इक्विलिब्रियम कहाँ हुआ, ये हुआ इक्विलिब्रियम। इस पॉइंट में आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हुआ EQ, और वहाँ पे देखो ये आपका रेवेन्यू है EQ। उस पॉइंट में आपका कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट कहाँ पे, एवरेज कॉस्ट आपका यहाँ पे, ये देखो इस पॉइंट को हम लोग नाम दे दिया B। तो ये जो आपका ट्रायंगल बना P, इसका नाम दे देते P, ये A। ठीक है, तो ये जो आपका शेडेड पॉइंट बना, ये आपका क्या बना, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर है, समझ में आया? चलिए ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होगा, एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट का बराबर होगा। देख लो डेफिनेशन, व्हेन द फर्म एवरेज रेवेन्यू इज जस्ट इक्वल टू इट्स एवरेज कॉस्ट इक्वल्स नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द फर्म। इन दिस फिगर शोज दैट मार्जिनल रेवेन्यू देखो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है। ये देखो ये मार्जिनल कॉस्ट है ब्लू पेन से, और मार्जिनल रेवेन्यू ब्लैक पेन से हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, दोनों बराबर हुआ E पॉइंट पे। और वहाँ पे देख लो आपका एवरेज रेवेन्यू ये ब्लैक पेन है और एवरेज कॉस्ट भी बराबर हो गया, मतलब सब बराबर हो गया, मतलब आपका एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट का बराबर हो गया, इसलिए ये क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट है। देख लो इन दिस फिगर MR MC बराबर है, कहाँ पे, MR और MC बराबर है E पॉइंट पे, इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, वहाँ पे फर्म का इक्विलिब्रियम आउटपुट EQ है, मतलब OQ, और एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट का भी बराबर है। ये रहा एवरेज रेवेन्यू और ये रहा एवरेज कॉस्ट, सब बराबर है, मतलब OP OQ EQ जो है वो बराबर है, मतलब फर्म कहाँ अर्न कर रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट। सर इसका भी डायग्राम एक बार देख लीजिए, देख लो, ये बहुत अच्छा से हम आप लोग को समझा रहे हैं लाइव क्लास में, जो मेरे पास पढ़ता है उन लोग को और अच्छे से हम समझाते हैं। ठीक है, ये रहा आपका एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, यहाँ पे क्या करोगे ना, हम लोग इससे पहले क्या किया था, एवरेज कॉस्ट को नीचे ले गए थे ऐसा, देख लो यहाँ पे क्या करिएगा ना, एकदम इसी से सटा करके ले जाइएगा, ये रहा इसी से सटा करके, और यहीं से क्या करिएगा, मार्जिनल कॉस्ट ले जाइएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट MC MR के बराबर, ये कंडीशन। क्लियर है? अब आते हैं लॉसेज। लॉस में क्या होगा, एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से कम हो जाएगा। द फर्म कैन बी इन इक्विलिब्रियम पोजीशन विद स्टिल मेकिंग लॉसेज। फर्म देखो लॉस में भी काम करता है, शॉर्ट रन में ना, ये याद रखना, फर्म लॉस में भी काम करता है। नॉर्मली हम लोग समझते हैं ना कि कोई बिजनेस में लॉस हो रहा है तो हम लोग उसको क्या करो, बंद करो, मार्केट छोड़ करके भाग जाओ, लेकिन शॉर्ट रन में ऐसा नहीं होता। शॉर्ट रन में एक फर्म जो है ना लॉस में भी काम करता है। अब कैसे करेगा, आइए देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल लो। शॉर्ट रन में क्या बोला कि एक फैक्टर क्या रहता है, फिक्स रहता है ना, कुछ फैक्टर फिक्स होता है, कुछ फैक्टर वेरिएबल होता है। अभी शॉर्ट रन का डेफिनेशन हम लोग पढ़े थे इससे पहले। अब देखो मान लो हम प्रोडक्शन या फिर कोचिंग पढ़ा रहे, एग्जांपल लो, मेरा लैंड मतलब रेंट देते होंगे उसका, अब रेंट तो फिक्स होता होगा, हर महीना महीना देना पड़ेगा, और मेरा कुछ वेरिएबल कॉस्ट होगा। सर वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगा, ये पेन का इंक होगा, पेपर होगा, ये सब मेरा क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। जितना ज़्यादा हम बैच पढ़ाएंगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी उठेगा, उतना ज़्यादा पेन खर्चा होगा, उतना ज़्यादा पेपर आएगा, तो ये क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन रेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। हम एक बैच पढ़ाए, 10 बैच पढ़ाई, नहीं पढ़ाई, रेंट क्या रहेगा, सेम, मतलब एक फैक्टर फिक्स, बाकी फैक्टर क्या रहेगा, वेरिएबल। अब एग्जाम्पल हम तुमको लेते हैं, मान लो मेरा रेंट है 3000 रुपया, कितना है रेंट, महीना का 3000, और वेरिएबल कॉस्ट मेरा कितना खर्चा हो रहा है, 1000 रुपया, तो टोटल कॉस्ट मेरा कितना हो गया, 4000 रुपया। अब हम कोचिंग पढ़ा करके मान लो 5000 कमाए, कितना कमाए, रेवेन्यू कितना कमाए हम, 5000 रुपया। अब देखो 5000 माइनस 4000, 1000 मेरा क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। फर्म काम करेगा कि नहीं करेगा, हाँ भाई करेगा, क्योंकि प्रॉफिट कमा रहा है तो वो बिजनेस करेगा। ठीक है, अब मान लो हम कमाए हैं आपका 4000 रुपया, कितना कमाए, 4000। अब रेवेन्यू भी मेरा 4000 हो गया और कॉस्ट भी मेरा 4000 हो गया, तो मेरा प्रॉफिट क्या हुआ, 0। फर्म यहाँ काम करेगा। अब तुमको लगेगा कि फर्म यहाँ काम नहीं करेगा,
लेकिन हम बता रहे तुमको फर्म यहाँ काम करेगा। क्यों करेगा फर्म? क्योंकि अगर वो प्रोडक्शन बंद कर देगा ना तो उसको बैठ करके रेंट देना पड़ेगा। तुम काम करो या नहीं करो, रेंट तो देना पड़ेगा। तो रेंट पॉकेट से कितना देना पड़ेगा? 3000 रुपया। और यहाँ पे हम अगर काम करेंगे तो हम कितना कमाएंगे? 4000। तो कुछ देना नहीं पड़ेगा, पॉकेट से तो नहीं जाएगा। तो फर्म यहाँ काम करेगा, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट हुआ ना, जीरो प्रॉफिट हुआ, मतलब इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट में भी काम करेगा। अब हम आते हैं, फर्म कमाया है 3500 रुपया और खर्चा कितना पड़ गया? 4000। तो यहाँ पे फर्म का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? सर लॉस हुआ सर। कितना? 500 रुपये का लॉस हुआ। अब बताइए फर्म तब काम करेगा कि नहीं करेगा? यहाँ पे भी काम करेगा। बोलो क्यों? क्योंकि फर्म अगर काम कर रहा है तो फर्म का पॉकेट से कितना पैसा जा रहा है? 500 रुपया। लेकिन अगर काम वो बंद कर देगा तो पॉकेट से कितना जाएगा? 3000 रुपया। अभी भी फर्म काम करेगा। मतलब फर्म कहाँ तक का काम करेगा? जब तक उसका लॉस 3000 नहीं हो जाए। मतलब फर्म को कितना कमाना होगा? एटलीस्ट वेरिएबल कॉस्ट रिकवर करना होगा। आप लोग के पीछे जो इलेक्ट्रिसिटी, पेन, पेपर का जो खर्चा हो रहा है ना, वो फर्म कम से कम रिकवर करेगा। 1000 रुपया कमाया, कॉस्ट कितना है? 4000। तो फर्म को लॉस कितना हुआ? 3000 का लॉस हुआ। यहाँ पे वो फर्म काम भी करेगा, 3000 देना पड़ेगा, और काम नहीं भी करेगा तो कितना देना पड़ेगा? 3000 रुपया देना पड़ेगा। तो उससे अच्छा बैठ करके फर्म क्या करेगा? पैसा पे करेगा, काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपका फर्म लॉस में भी इक्विलिब्रियम होता है। यही समझाने का मतलब है कि फर्म प्रॉफिट में भी काम करता है, बिना प्रॉफिट का भी काम करता है, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट, और लॉस में भी काम करता है। इतना अच्छा एग्जाम्पल दिए, और आपको अच्छा एग्जाम्पल इससे ज़्यादा अच्छा यूट्यूब में आपको नहीं मिलेगा एग्जाम्पल। तो फर्म लॉस में भी काम करता है। हमको पता है, देखो ये वीडियो बहुत लेंदी बन रहा है, एक क्वेश्चन को हम बहुत ज़्यादा समझा रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत डिटेल वाला क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छा से समझना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स उतना आसान नहीं है। ऐसे नॉर्मली टीचर्स क्या करता है? नोट्स लिखा दिया, पढ़ा दिया, बाकी बच्चा खुद से समझ जाओ। लेकिन आप लोग इतना आसानी से नहीं समझ सकते क्योंकि इकोनॉमिक्स डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, हर किसी को इतना जल्दी अच्छे से ग्रैब नहीं होता है। चलिए साथ साथ मेरा चलिएगा। तो फर्म को कम से कम कितना अर्न करना पड़ेगा? फिर से बोलिए, वेरिएबल कॉस्ट कम से कम फर्म को अर्न करना पड़ेगा। अगर वेरिएबल कॉस्ट भी फर्म अर्न नहीं कर पा रहा है, आप लोग को रख कर करके कोचिंग में इलेक्ट्रिसिटी का भी पैसा भी मेरा पॉकेट से जा रहा, तो उससे अच्छा हम क्या करेंगे? फर्म बंद कर देगा। तो बोलने का मतलब क्या है कि शॉर्ट रन में फर्म जो है ऑपरेट करता अपना बिजनेस सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में भी, नॉर्मल प्रॉफिट में भी, लॉस में भी। अब लॉस में काम कर रहा तो इक्विलिब्रियम भी होगा। आइए पढ़ते हैं। द फर्म कैन बी इन इक्विलिब्रियम पोजिशन विथ स्टिल मेकिंग लॉसेज, लॉस में भी। दिस पोजीशन व्हेन द फर्म इज ट्राइंग, इस पोजीशन में फर्म क्या करता है? अपना लॉस को मिनिमाइज करने का कोशिश करता है। क्या करता है? अपना लॉस को कम करने का कोशिश करता है, क्योंकि बैठ के तो उसको 3000 देना पड़ेगा। तो फर्म काम करके कोशिश करता है कि वो 3000 नहीं 2000 दे या 1000 दे। मतलब फर्म को अपना लॉस क्या करना है? कम करना है। व्हेन द फर्म इज एबल, देख लो, फर्म कम से कम अपना वेरिएबल कॉस्ट अगर मीट कर लिया, कुछ फिक्स कॉस्ट का भी पार्ट अगर मीट कर लिया, तो फर्म वहाँ कंटिन्यू करेगा प्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि उस जगह में फर्म का क्या होगा? सम पार्ट फिक्स कॉस्ट मिल रहा है, तो फर्म का लिए फ़ायदा है काम करना। लेकिन जैसे बट इफ़ द फर्म अनएबल टू मीट विद वेरिएबल कॉस्ट, अपना वेरिएबल कॉस्ट भी वो रिकवर नहीं कर पा रहा काम करके, तो वो क्या कर देगा? शट डाउन कर देगा, अपना मतलब दुकान को बंद कर देगा। इन दिस फिगर ई क्या है? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए? अब MC MR के बराबर होना चाहिए। देख लो, MR हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन में बाय डिफॉल्ट हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है। अब यहाँ पे हम खाली क्या किए ना, AC को ऊपर कर दिए, यहाँ पे सटा दिए थे, यहाँ पे नीचे किए थे, यहाँ क्या किया? AC को ऊपर। अब AC का मिनिमम पॉइंट को MC काटते हुए जाएगा, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए? MC MR के बराबर होना चाहिए। तो MC देखो रेड पेन से जा रहा ऊपर, और MR आपका ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ब्लैक पेन वाला, और MC MR का बराबर इस पॉइंट पे हुआ। देख लो, इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम हुआ, ठीक है सर, इक्विलिब्रियम। और उस पॉइंट पे आपका देखिए रेवेन्यू यही है, EQ। रेवेन्यू क्या है? EQ। और उस पॉइंट में आपका एवरेज कॉस्ट क्या है? BQ है। मतलब कॉस्ट इस बार ज़्यादा है, रेवेन्यू कम है। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, शेडेड किया हुआ है APEB, वो क्या है? लॉस को दर्शा रहा है। आइए पढ़ते हैं। इन दिस फिगर E इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट एंड एट दिस पॉइंट एवरेज रेवेन्यू क्या है सर? EQ, और एवरेज कॉस्ट क्या है सर? BQ। तो सिंस BQ ग्रेटर दैन EQ है, BQ बड़ा है EQ से, मतलब फर्म क्या कर रहा है? लॉस कमा रहा है। कितना? BE जो है फर्म ये लॉस कमा रहा है। देयरफॉर लॉस जो है ट्रायंगल ABEP वो क्या है? लॉस है। तो आपको इक्विलिब्रियम में इतना कुछ लिखना पड़ेगा, डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। आई नो ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, अब क्या कर सकते हो? आप लोग भी तो बड़े हो गए हो, 11 में आ गए हो, अब छोटा छोटा आंसर लिखना पॉसिबल नहीं है। ये आएगा तो 4 मार्क या 6 मार्क के लिए आएगा, नोट करिए इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शॉर्ट रन सप्लाई कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ये भी एक अपने में आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। पहले क्लास 12 में इक्विलिब्रियम और परफेक्ट कंपटीशन अल्टरनेट करके आता था। ये वाला क्वेश्चन क्लास 12 वाला लोग जो पिछला साल दिया था ना 2024 में, ये सेम क्वेश्चन उन लोग का आ चुका है। अब ये सब सिलेबस आप लोग का 11 वाले लोग का सेकेंड सेमेस्टर में डाल दिया है, कोई बात नहीं, पढ़ते हम लोग। आइए पढ़ते हैं क्या है शॉर्ट रन सप्लाई कर्व। शॉर्ट रन सप्लाई कर्व क्या है, अभी हम आप लोग को एक चीज़ बताए थे कि एक फर्म जो है ना इक्विलिब्रियम दो कंडीशन है, क्या कि MC MR के बराबर होना चाहिए, वो भी नीचे से काटते हुए जाना चाहिए, ये बताए थे। और एक दूसरा चीज़ बताए थे कि फर्म जो है इक्विलिब्रियम 3 कंडीशन में कर सकता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में भी, नॉर्मल प्रॉफिट में भी और लॉसेज में भी फर्म ऑपरेट कर सकता है। अब लॉस में कब ऑपरेट करेगा, हम तुम लोग को बताया था कि फर्म कम से कम कितना अर्न करना चाहिए, फर्म कम से कम कितना अर्न करेगा, मतलब उसका रेवेन्यू कम से कम वेरिएबल कॉस्ट निकाल ले। मतलब आप लोग को पढ़ा कर करके रेंट वगैरह अगर मेरा रिकवर हो जा रहा है तो फर्म वहाँ ऑपरेट करेगा, लेकिन अगर वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पा रहे तो फर्म क्या करता है, वहाँ पर अपना फर्म को क्या कर देता है, बंद कर देता है, शट डाउन कर देता है। और अगर इसको हम दूसरा वे में घुरा करके बोले तो फर्म कम से कम कितना कमाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट के इतना कमाएगा। कितना फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब फर्म का लॉसेज, फर्म का जो लॉस है वो कितना होना चाहिए, फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर। जिस दिन फर्म का लॉसेज फिक्स्ड कॉस्ट से ज़्यादा हो गया, 3000 रेंट, उतना तक हम लॉस सह सकते हैं, लेकिन अगर मेरा लॉस 4000 हो गया तो इससे अच्छा हम बैठ कर करके 3000 रेंट देंगे। समझ में आ रहा है। तो फर्म का दो कंडीशन है, कम से कम आपका रेवेन्यू आपका वेरिएबल कॉस्ट से बड़ा होना चाहिए या वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए। और दूसरा क्या बोल सकते हैं हम लोग, फर्म का लॉस कम से कम कितना होना चाहिए, फर्म का लॉस फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होना चाहिए। जिस दिन फर्म का लॉस फिक्स्ड कॉस्ट से बड़ा हो गया वहाँ फर्म क्या कर देगा, अपना फर्म को बंद कर देगा, अपना बिजनेस को बंद कर करके मार्केट छोड़ करके चला जाएगा। ये दो चीज़ आपको याद रखना है जो हम लिखे। अगर तुम चाहो तो ये जो लिखे थे पीछे जा करके पेंसिल से लिख सकते हो। अब देखिए यहाँ हम डायग्राम नहीं बताए क्योंकि डायग्राम हम साथ साथ आप लोग का करेंगे। आइए पढ़ते हैं। सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म शो डिफरेंट क्वांटिटी सप्लाई बाय फर्म अंडर डिफरेंट प्राइसेस। अलग अलग प्राइस में फर्म जो अलग अलग क्वांटिटी बेच रहा है उसको क्या बोलेंगे, सप्लाई कर्व। देखो कोई फर्म 1000 रुपये में 1000 सप्लाई करता होगा, कोई फर्म 2000, अलग अलग फर्म मार्केट में अलग अलग दुकान अलग अलग सप्लाई करता होगा। कोई 2000 kg बेचता होगा, कोई 1000 kg बेचता होगा, यही बोला। इन पीसीएम मतलब परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। हम लोग सप्लाई कर्व निकालेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। और इक्विलिब्रियम कंडीशन कितना है, दो कंडीशन है जो कि हम तुम्हारा वहाँ पे लिख दिए थे कि MC MR के बराबर होना चाहिए और दूसरा क्या है, MC अपवर्ड राइजिंग होना चाहिए। अब देखो द राइजिंग पोर्शन, यहाँ पे ध्यान दो, द राइजिंग पोर्शन ऑफ द MC कर्व, राइजिंग पोर्शन ऑफ द MC कर्व कहाँ से, ABC से। ABC का ऊपर जो पॉइंट रहेगा ना MC का, वो सब क्या होगा, सप्लाई कर्व होगा, वो सब क्या होगा, सप्लाई कर्व होगा। आइए डायग्राम देखते हैं हम लोग। देखो डायग्राम में हम ना पहले क्या करते हैं, AC बना दे रहे हैं, ये है आपका AC, इसका मिनिमम पॉइंट मान लो ये है, ये बना दे रहे हैं हम ABC, इसका मिनिमम पॉइंट ये है। और आपको पता है मार्जिनल कॉस्ट क्या करता है, इन दोनों का मिनिमम पॉइंट को काटते हुए क्या करता है, ऊपर चला जाता है। ये है आपका MC, इन दोनों का मिनिमम पॉइंट को MC काटते हुए चला गया। क्लियर है, ये है MC। अब देखो हम क्या करेंगे ना, सप्लाई कर्व बना रहे, थोड़ा सा इसको और ऊपर कर देते हैं। ये है AC, इसको थोड़ा और ऊपर कर करके MC, ठीक है। अब रेवेन्यू हम लोग बना रहे, ध्यान दीजिएगा। सर ये सब क्या निकाल लिए औजार है, अब डायग्राम है बाबू, बनाना तो पड़ेगा आप लोग को समझाने के लिए। 1 2 3 4 5। देखो 5 रेवेन्यू कर्व हम आप लोग के लिए बनाए। इसका नाम दे देते हैं हम लोग एवरेज रेवेन्यू 1 या फिर MR1। इसका नाम देते हैं AR2, MR2। इसका नाम देते हैं AR3, MR3। इसका नाम देते हैं AR4, MR4। देखो लाइव क्लास में ये सब तो हम कॉपी में आप लोग का एक एक बंदा का स्टूडेंट का हम क्या करते हैं, बनाते हैं, लेकिन अभी टाइम नहीं है आप लोग को, जल्दी से जल्दी सिखाना है। तो यहाँ पे हम आप लोग का तो कॉपी में ढुक कर करके फ़ोन से बना नहीं पाएंगे। तो साथ साथ मेरा क्या करेगा, पहले डायग्राम को, वीडियो को आराम से देख लो, उसके बाद आप लोग क्या करना, खुद से बनाने का कोशिश करना बार बार, क्योंकि डायग्राम में ही मार्क्स है, ठीक है। ये सब का नाम दे देते हैं हम P1, P2, P3, P4, P5,
ठीक है, ये सबका। अब ध्यान दो हम लोग का इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, MC MR का बराबर होना चाहिए, और MC देखो रेट पेन वाला है। अब MR देखो 5 MR है हम लोग का, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट कितना है, 1 है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पहला हम इसको बोल सकते हैं, ये एक इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इसका नाम दे देते हैं हम लोग E5। एक इक्विलिब्रियम कंडीशन ये वाला है, इसका नाम देते हैं E4। देखो MC कट कर रहा है, MR ये है ब्लू पेन वाला, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन का नाम दे देते हैं E3। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन का नाम दे देते हैं E2। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन का नाम दे देते हैं E1। एक काम करो ना, E1 हटा करके S1 कर दो सबको, S2, S3, S4 और S5, ठीक है, क्योंकि सप्लाई पढ़ हम लोग। क्लियर है, ये सब इक्विलिब्रियम कंडीशन है जो S1, S2, S3, S4, S5। क्यों, क्योंकि MC MR के बराबर है। इन सब का अगर हम क्वांटिटी को टाने, अगर हम लोग क्वांटिटी को सामने रख कर करके, तो क्वांटिटी कैसा होगा देख लो, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ये वाला देख लो इधर, ठीक है। इस पॉइंट में हम लोग दे देते हैं Q1, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम लोग Q2, इस पॉइंट का हम लोग नाम दे देते हैं, साथ साथ बनाइएगा, ठीक है, घबराने का बात नहीं है, डायग्राम कोई ज़्यादा हाथी घोड़ा नहीं है, आराम से बनाओ। Q2 और ये है Q1, ठीक है, ये आपका क्वांटिटी बना दिए हम, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ये 5 कंडीशन। अब ध्यान दो आपका, हम आपको बोले थे कि फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में भी ऑपरेट करेगा, नॉर्मल प्रॉफिट में भी और लॉस में भी, लेकिन लॉस में कब करेगा, जब फर्म वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर लेगा तब। वेरिएबल कॉस्ट भी अगर रिकवर नहीं कर पा रहा, उसका रेवेन्यू वेरिएबल कॉस्ट से भी कम आ रहा है, वहाँ फर्म ऑपरेट नहीं करेगा। अब देखो यहाँ पे, अब गौर करो, पहला इक्विलिब्रियम ये कंडीशन है S1, उस कंडीशन में आपका देखो रेवेन्यू क्या है, यही रेवेन्यू है S1 Q1, और एवरेज कॉस्ट देखो, प्रॉफिट वगैरह का कंडीशन जब हम लोग देखते हैं ना, एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट के साथ, किसके साथ, एवरेज रेवेन्यू अगर एवरेज कॉस्ट से बड़ा है तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज रेवेन्यू अगर एवरेज कॉस्ट के बराबर है तो नॉर्मल प्रॉफिट, और एवरेज रेवेन्यू अगर एवरेज कॉस्ट से कम है तो लॉस हो जाएगा। क्लियर है, देखो रेवेन्यू ये है, क्योंकि ये रेवेन्यू है, देख लीजिए ब्लू पेन से, और उस केस में आपका इस पॉइंट पे, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आपका कॉस्ट है, देखो तो ये वाला है कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट ये वाला, मतलब फर्म क्या कर रहा है, रेवेन्यू ज़्यादा है कॉस्ट कम है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ऑपरेट करेगा, जी सर करेगा। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, तो मतलब सर यहाँ पे सब फर्म सप्लाई करेगा कि नहीं करेगा, सर करेगा यहाँ पे सप्लाई, क्योंकि फर्म को यहाँ फ़ायदा हो रहा है, डार्क कर दिए हम रेड पेन से। दूसरा कंडीशन में आते हैं, इक्विलिब्रियम क्या है, MC MR के बराबर होना चाहिए, ये रहा MR और ये रहा MC रेड पेन, दोनों मिला कहाँ पे, इक्विलिब्रियम कंडीशन S2 पॉइंट पे हुआ है। इस पॉइंट पे आपका देखिए रेवेन्यू क्या है, यही वाला है, मतलब S2 Q2 और रेवेन्यू है, और वहाँ पे एवरेज कॉस्ट भी देखो इसी के एकदम जस्ट बराबर है ना, एकदम जस्ट बराबर है, एवरेज कॉस्ट भी देख लो ब्लैक पेन वाला, ठीक है। तो यहाँ पे फर्म का ना ही प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ, जीरो प्रॉफिट हुआ, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं नॉर्मल प्रॉफिट। इस पॉइंट को हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे ना ही प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है, आप चाहो तो लिख सकते हो साथ साथ। मिनिमम पॉइंट ऑफ AC को क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिनिमम पॉइंट ऑफ AC, फर्स्ट सेम में भी आप लोग पढ़े थे, मिनिमम पॉइंट ऑफ AC को क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब वहाँ पे ना ही प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है, इसलिए इसको नॉर्मल प्रॉफिट भी बोलते हैं। नेक्स्ट, फर्म लॉस में भी ऑपरेट करेगा ना, आइए देखते हैं सेकंड थर्ड कंडीशन देखो, मतलब ये भी सर आपका सप्लाई कर्व हुआ कि नहीं, डार्क कर दूँ। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन क्या है आपका, MC ये रहा, MR ये रहा, और MC काटा है कहाँ पे, S3 में। इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम देखो, रेवेन्यू क्या है, S3 Q3 है, और यहाँ पे एवरेज कॉस्ट कहाँ पे, देखो एवरेज कॉस्ट ऊपर चला गया, देखो ब्लैक पेन, एवरेज कॉस्ट कहाँ चला गया, ऊपर। लॉस हो गया ना फर्म के लिए, अब लॉस हुआ, फर्म ऑपरेट करेगा कि नहीं करेगा, हाँ करेगा। क्यों, देखो फर्म का रेवेन्यू वेरिएबल कॉस्ट देखो ये वाला है, नीचे ब्लैक वाला वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर है, तो फर्म यहाँ ऑपरेट करेगा। क्यों, क्योंकि फर्म यहाँ ऑपरेट करने से फर्म का फायदा है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट भी निकल रहा, वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर हो जा रहा, तो ये भी आपका सप्लाई कर्व है। नेक्स्ट फोर्थ कंडीशन, MR MC रेड पेन से कंडीशन सेटिस्फाई कहाँ हुआ है, S4 में। यहाँ पे आपका देखिए रेवेन्यू यहाँ ये रहा रेवेन्यू इतना,
और कॉस्ट उस कंडीशन में कितना है, ऊपर चला गया, देख लो कॉस्ट यहाँ आ जाएगा, है ना, ये वाला को अगर हम ऐसे जोड़ेंगे तो ये कॉस्ट हो जाएगा, तो कॉस्ट इतना बड़ा और रेवेन्यू इतना, लेकिन यहाँ रेवेन्यू आपका वेरिएबल कॉस्ट को ही टच कर रहा है, वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर रहा है, तो फर्म यहीं तक का ऑपरेट करेगा, इससे नीचे नहीं आएगा। मतलब ये जो डार्क पोर्शन आपको रेड वाला नजर आ रहा है ना, यही आपको सप्लाई करवे, S5 में काम नहीं करेगा। क्यों, आइए देखते हैं S5 भी। ये है रेवेन्यू, ये है आपका मार्जिनल कॉस्ट, दोनों बराबर हुआ S5 में, इक्विलिब्रियम कंडीशन MC MR का बराबर यहाँ हुआ, रेवेन्यू यहाँ है और कॉस्ट आपका देखिए एवरेज कॉस्ट इतना ऊपर चला गया, यहाँ पे एवरेज कॉस्ट लॉस हुआ, लेकिन देखो यहाँ पे रेवेन्यू वेरिएबल कॉस्ट से भी नीचे आ गया, देख रहे हो वेरिएबल कॉस्ट ये ब्लैक वाला उससे भी नीचे आ गया, तो यहाँ फर्म ऑपरेट नहीं करेगा। एक बार वीडियो पॉज कर करके फिर से आप लोग डायग्राम बना लो, ठीक है। ये वाला पोर्शन को जो हम ब्लैक पेन से ऊपर और कर दे रहे हैं, इसको डार्क कर दीजिएगा एग्जाम में, क्योंकि सप्लाई कर फर्म यही है, यहीं पर फर्म सप्लाई करेगा, इसके नीचे फर्म सप्लाई नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फर्म को सप्लाई कर करके नुकसान हो जाएगा, फर्म यहाँ पे बंद कर देगा। तो इसलिए ये पॉइंट को ग्रीन पेन से हम लिख रहे हैं। S4 को हम लोग क्या बोलते हैं, S4 को हम लोग बोलते हैं शटडाउन पॉइंट। क्या बोलते हैं, शटडाउन पॉइंट। याद रखिए आप लोग पढ़े फर्स्ट सेम में, मिनिमम पॉइंट ऑफ एबीसी का मिनिमम पॉइंट, एबीसी को एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं, वेरिएबल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, शटडाउन पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शटडाउन पॉइंट। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, पढ़ो डायग्राम को। इन दिस फिगर इफ द प्राइस इज OP1, प्राइस क्या है OP1, फर्म का इक्विलिब्रियम कहाँ हुआ, S1 पे इक्विलिब्रियम हुआ, आउटपुट लेवल उस टाइम में कितना है, OQ1 है, देख लो OQ1, ठीक है। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट व्हेन द प्राइस इज OP1, प्राइस OP1 है, फर्म का सप्लाई कितना होगा, OQ1 होगा। फर्म सप्लाई करेगा ना इस पॉइंट में, हाँ सर करेगा, OQ1 में सप्लाई करेगा, ठीक है। यहाँ प्रॉफिट फर्म को मैक्सिमम हो रहा है, तो S1 आपका क्या होगा, सप्लाई कर्व होगा। देखो लिए हम लोग S1 को सप्लाई कर्व डार्क कर करके। नेक्स्ट, सिमिलरली इफ द प्राइस इज OP2, फर्म का इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, S2 में होगा इक्विलिब्रियम, वेयर द आउटपुट लेवल इज OQ2, इधर पे आउटपुट लेवल इधर कितना होगा, OQ2 होगा, यहाँ पे भी फर्म सप्लाई करेगा, हेंस S2 अनदर पॉइंट है सप्लाई कर्व का। इन दिस वे वी कैन से दैट द अमाउंट ऑफ आउटपुट सप्लाई बाय एनी फर्म इज गिवन, मतलब बोलने का मतलब क्या, इन दिस वे, इसी वे में हम लोग क्या करेंगे, मार्जिनल कॉस्ट खुद में एक क्या है, सप्लाई कर्व। देखो मार्जिनल ही कॉस्ट में क्या है, सप्लाई कर्व जो डार्क की है, पूरा मार्जिनल कॉस्ट सप्लाई कर नहीं है। S4 या S4 से ऊपर सप्लाई कर्व है, S4 से नीचे सप्लाई कर्व नहीं है। आगे पढ़े, बट वी नो दैट द फर्म कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम इन दैट पोर्शन ऑफ द MC कर्व। देखो MC कर्व का वो पोर्शन में इक्विलिब्रियम नहीं होता जो ABC से लाई बिलो, ABC से नीचे आएगा वो सप्लाई कर्व नहीं लेंगे। बिकॉज क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेवेन्यू जो है, मतलब कमाई जो है वो इनसफिशिएंट है, वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पा रहे। यहाँ पे लॉस आपका फिक्स कॉस्ट से भी ज़्यादा हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट 3000 है, आपका लॉस 4000 हो रहा। भाई क्यों काम करेंगे हम, उससे अच्छा बंद करके हम 3000 देंगे। इसलिए यहाँ पे इन द अबव डायग्राम S4 शटडाउन पॉइंट है, यहाँ पे फर्म बंद कर देगा। S4 में जैसा आएगा फर्म बंद कर देगा, S4 से ऊपर रहेगा फर्म सप्लाई करेगा, S4 में बंद कर देगा। क्यों, अब देख लो, इफ द प्राइस इज OP5, प्राइस OP5 है, इक्विलिब्रियम S5 है, यहाँ पे लॉस आपका क्या हो रहा है, फिक्स कॉस्ट से ज़्यादा हो जा रहा है। देख लो फिक्स कॉस्ट से ज़्यादा हो जा रहा है, हेंस द मार्जिनल कॉस्ट कर्व फ्रॉम S4 या उससे ऊपर सप्लाई कर्व है और सप्लाई कर्व नहीं है। अब जो हम तुम लोग को नॉर्मल प्रॉफिट लिखा है S2 को क्या बोलते हैं, मिनिमम पॉइंट ऑफ AC को, मिनिमम पॉइंट ऑफ ABC को क्या बोलते हैं, ये हम यहाँ पे लिख दिए। फॉर दैट रीजन मिनिमम पॉइंट ऑफ ABC को क्या बोलते हैं, शटडाउन पॉइंट, और मिनिमम पॉइंट ऑफ AC को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट या फिर पॉइंट ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस। इतना आपको लिखना पड़ेगा डायग्राम। अच्छा, डायग्राम को ना यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डायग्राम है, इसके बाद पहले बीच में एक पेज में आप लोग क्या करेगा, आधा पेज में डायग्राम बनाइएगा बड़ा सा, फिर इसको लिखिएगा यहाँ से यहाँ तक का। आपका आंसर 1.5-2 पेज का होना चाहिए, 5 मार्क्स 4 मार्क्स के लिए या फिर 6 मार्क्स के लिए। चलिए रिकॉर्ड करिए यहाँ तक का। अच्छा, अगर आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों तक का शेयर करो, क्योंकि बहुत मेहनत लग रहा है। देख लो रात का 10-10:30 बज रहा है शायद, आई थिंक, हाँ 10:30 बज रहा है, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आप लोग के लिए मेहनत किया जा रहा है। अभी इसको एडिट करते करते 2-3 बज जाएगा, तो बहुत मेहनत लग रहा है। अपने अपने दोस्तों तक का शेयर करो, और लाइव क्लास अगर कोशिश करोगे तो लाइव क्लास ही ज्वाइन कर लो मेरा, आकर करके नारगल डांगा राजा बाजार पे, क्योंकि ये सब चीज़ देखो ऑनलाइन पढ़ रहे हो ठीक है, अभी मजबूरी है, लेकिन आप खुद देखो 12 में आप लोग इतना रिस्क नहीं ले सकते हो। 12 में आपका मार्क्स जो है वो बोर्ड में मार्क्स काउंट होगा, और जरा सा भी 19-20 होगा आपका रिजल्ट को क्या कर देगा, गिरा देगा।
अब रिजल्ट गिराएगा तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, तो थोड़ा सा आप लोग का दूर हो रहा, हार्डवर्क हो रहा, आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन हम लोग देते हैं। बाकी सब टीचर लोग इतना डायग्राम को डिटेल में नहीं बताता, ना ही डिटेल में समझाता है। आप आओ मेरे स्टूडेंट से पूछ लो, हम एक एक बंदा का, एक एक स्टूडेंट का कॉपी में अपने हाथ से डायग्राम बना बना करके समझाते हैं। तो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें हम लोग, बाकी जगह का हमको नहीं पता कैसा हो रहा। सब टीचर अपने में अच्छा है, आपको जहाँ सेटिस्फाई हो कर सकते हो, लेकिन अभी तक का आप लोग इकोनॉमिक्स अच्छा कंटेंट आप लोग समझ में आ रहा, आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन करो। नीचे आप लोग को व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप हमको कॉन्टैक्ट पर्सनली भी कर सकते हो। चलिए इसको रिकॉर्ड करिए जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, एकदम ऐसे ही लिखना है आप लोग का एग्जाम में। सर आप लोग का बुक में, सर हम लोग का बुक में तो ऐसे लिखा हुआ है पैराग्राफ वाइज, आप ऐसे लिखो, एग्जाम में ज़्यादा बढ़िया लगेगा आप लोग का। पढ़िए क्या है डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर। सबसे पहले बेसिस ऑफ कंपैरिजन का एक कॉलम बना लिए शेयर्स और डिबेंचर्स का। आप लोग का 4 मार्क का 8 पॉइंट लिख दिए हैं, या 6 मार्क का आएगा तब भी आप 8.6 से ज़्यादा ही लिखोगे। क्या है पढ़िए, टाइप ऑफ फंड। शेयर्स आर द कंपनीज ओन फंड। शेयर जो होता है वो कंपनी का खुद का पैसा रहता है, ओन फंड। लेकिन डिबेंचर जो होता है वो कंपनी बाहर वाला से मंगाता है, इसलिए ये बोरोड फंड है। क्या है, बोरोड फंड है। नेक्स्ट क्या है, स्टेटस ऑफ होल्डर। शेयर होल्डर का जो स्टेटस होता है वो कंपनी का एज अ मालिकाना हक होता है। अगर हम रिलायंस कंपनी का शेयर खरीदे तो हम रिलायंस कंपनी का क्या बन जाएंगे, मालिक बन जाएंगे। लेकिन डिबेंचर होल्डर कंपनी का क्या होता है, कर्जदार होता है। क्या होता है, वो कंपनी के ऊपर, मान लीजिए ये कंपनी है, ये अपना शेयर बेचा, तो ये जो खरीदा है शेयर उस कंपनी का, वो इस कंपनी के क्या हो जाएगा, मालिक बन जाएगा। लेकिन यहीं पे ये बंदा भी पैसा बिजनेस कंपनी में लगाया, लेकिन अगर डिबेंचर लगा तो कंपनी इसको क्या देखेगा, कर्जदार के नज़र से देखेगा। कंपनी इसको क्या करेगा, कभी फ्यूचर में पैसा वापस करेगा। ठीक है, और ये ओनर है। समझ में आया। नेक्स्ट, सर इससे लेना देना क्या है, अभी हम आप लोग को बता रहे, सुनिए आगे हम लोग को मिलेगा। सर ये कर्जदार क्यों मानते हैं, आगे चलिए। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ रिटर्न। शेयर होल्डर लोग को क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है बदले में। शेयर होल्डर जो पैसा लगाया ना कंपनी में, तो बदले में पैसा कुछ रिटर्न में मांगेगा ना, तो शेयर होल्डर लोग को बदले में क्या मिलता है, कंपनी से डिविडेंड मिलता है। क्या मिलता है, डिविडेंड। और डिवेंचर होल्डर लोग को क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। देखो कोई कर्जा आपको दे रहा है तो उन बदले में क्या लेगा, आपसे ब्याज लेगा। ब्याज मतलब सूद लेगा आपसे, मतलब इंटरेस्ट लेगा। तो कंपनी में ये जो पैसा लगाया है ओनर मतलब शेयर होल्डर, वो कंपनी से क्या मिलता है, इन लोग को डिविडेंड मिलता है। और इन लोग को क्या मिलता है, कंपनी की तरफ से इंटरेस्ट मिलता है। समझ में आया। मान लो ये 1 लाख लगाया, ये भी 1 लाख लगाया, तो इसको क्या मिलेगा, 10% इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब 1,10,000 रुपया वापस करेगा। और कंपनी मान लो ये 2 लाख लेकर के 10 लाख रुपया कमाया, तो इसको कितना मिलेगा, 1 लाख रुपया अपना प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगा, 10% इंटरेस्ट, 1,10,000 रुपया मिलेगा। बाकी कंपनी का जितना भी प्रॉफिट हुआ वो सब किसका हो जाएगा, शेयर होल्डर लोग को हो जाएगा। क्यों सर, शेयर होल्डर ओनर है, रिस्क लिया ना कंपनी में, रिस्क। सर इन लोग को पैसा एनी हाउ मिलेगा, चाहे कंपनी पैसा प्रॉफिट कमाए 10 लाख रुपये, नुकसान भी हो जाएगा तो इन लोग का पैसा 1,10,000 रुपया मिलेगा। लेकिन इन लोग को लॉस हो गया तो पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए ये क्या, कर्जदार। कर्जा जो आप लोग को देता है, आप प्रॉफिट कमाओ या नुकसान कमाओ उससे कोई मतलब नहीं होता, उसको पैसा आपको वापस करना ही पड़ेगा। लेकिन ओनर अगर आपका बिजनेस से पैसा लगा रहा, नुकसान हो गया, तो उसको क्या करना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो शेयर होल्डर लोग को पैसा कब मिलता है, जब प्रॉफिट फर्म कमाएगा तभी मिलेगा। लॉस कमाएगा तो शेयर होल्डर लोग को कोई पैसा नहीं मिलेगा। ये पॉइंट आगे डिस्कस किया हुआ आगे। शेयर होल्डर लोग क्योंकि ओनर है, अब ओनर के पास क्या रहेगा, वोटिंग राइट रहेगा ना। भाई हम बिजनेस का ओनर है तो हम उस बिजनेस के बारे में अच्छा बुरा सोचने का अधिकार है मेरा। तो शेयर होल्डर लोग के पास क्या है, वोटिंग राइट है। वो लोग मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है, वो बोल सकता है कि नहीं ये काम मत करो, वो काम करो, वो काम मत करो, ये काम करो। क्यों, क्योंकि वो बिजनेस का कौन है, ओनर है। लेकिन डिवेंचर होल्डर लोग को कोई मतलब नहीं है बिजनेस से, उन लोग क्या चाहिए, सिर्फ इंटरेस्ट चाहिए और उन लोग का पैसा वापस चाहिए। उन लोग का पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं होता है। नेक्स्ट, कन्वर्जन। शेयर को आप ना डिवेंचर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इनकन्वर्टेबल है। शेयर को आप डिवेंचर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन डिवेंचर को आप शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रीपेमेंट इन केस ऑफ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप का मतलब होता है क्या, जब कंपनी बंद होता है ना उसको क्या बोलते हैं, वाइंडिंग अप। आर्ट्स का अगर कोई स्टूडेंट देख रहे हैं ना, उन लोग को ये सब टर्म उतना अच्छा से नहीं पता है, लेकिन कॉमर्स वाले लोग को ये सब पता होता है, वाइंडिंग अप क्या होता है, लिक्विडेशन क्या होता है। तो आप लोग खाली इतना समझ करके रखो, आर्ट्स वाले लोग, वाइंडिंग अप का मतलब क्या होता है, कंपनी जब बंद होता है, तो कंपनी जब बंद होगा तो सबका पैसा लौटाएगा ना, तो शेयर होल्डर लोग को पैसा एकदम आखिरी में मिलता है। पहले किसको मिलेगा, डिवेंचर होल्डर लोग को पहले मिलेगा, बिफोर शेयर होल्डर लोग से पहले डिवेंचर होल्डर लोग को पैसा वापस करेगा, क्योंकि देखो बाहर वालों को पहले पैसा देंगे,
घर वालों को आखिरी में अगर बचेगा तो घर वालों को देंगे, मतलब ओनर लोग को देंगे, नहीं बचेगा तो भाई नुकसान हो गया तुम्हारा पैसा। समझ में आया? तो शेयर का पैसा हम लोग सबका पेमेंट कर लेते हैं, लास्ट में हम लोग एकदम शेयर का पैसा देते हैं, लेकिन डिवेंचर का पैसा शेयर से पहले मिलता है। लास्ट फिक्स रेट, देखो डिविडेंड जो मिलता है वो कोई फिक्स नहीं है। कंपनी 10 लाख कमाया, 1 लाख 10 दे दिया डिवेंचर होल्डर को, पूरा शेयर वाले लोग का हो गया। कंपनी 8 लाख कमाया, 1 लाख 10,000 रुपया डिवेंचर होल्डर को दे दिया, बाकी पूरा पैसा शेयर वाला लोग का। मतलब कोई फिक्स रेट है नहीं है। कंपनी नुकसान कमाया तो कुछ भी डिविडेंड नहीं मिलेगा शेयर होल्डर लोग को, लेकिन डिवेंचर होल्डर लोग का रेट क्या रहता है? फिक्स रहता है। 10% 1 लाख रुपया लगाया तो उन लोग को फिक्स 1,10,000 रुपया देना पड़ेगा। ये पहले ही प्रायरली सेट हो जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ फिक्स रेट डिवेंचर का इंटरेस्ट है, डिविडेंड का कोई फिक्स रेट नहीं होता है। लास्ट चार्ज या फिर अप्रोप्रिएशन। देखो शेयर जो होता है ना वो अप्रोप्रिएशन नेचर का, क्या है? अप्रोप्रिएशन नेचर। मतलब शेयर होल्डर लोग को पैसा तभी मिलेगा जब कंपनी कब क्या कमाएगा? ओनली फर्म कंपनी अर्न्स प्रॉफिट। नुकसान होगा तो शेयर होल्डर लोग को कुछ नहीं मिलेगा। मतलब इसका नेचर क्या? अप्रोप्रिएशन। और चार्ज मतलब क्या होता है? आपका पैसा प्रॉफिट हो नुकसान हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको देना पड़ेगा। देखो इट विल हैव टू पे वेदर कंपनी अर्न्स प्रॉफिट और लॉस। तो इतना पॉइंट हम आप लोग को लिखे हैं, इसको नोट करके याद करिए, जल्दी सा नोट करिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे तो हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। हालांकि ये क्वेश्चन पहले था, शेयर और डिवेंचर बाद में था, कोई बात नहीं, हम लोग पहले उसको कवर कर लिए, बाद में इसको पढ़ते हैं। शेयर डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। सबसे पहले इक्विटी शेयर का मीनिंग। इक्विटी शेयर क्या है? कोई प्रेफरेंशियल राइट नहीं है। सर ये प्रेफरेंशियल राइट क्या है? देखो हम तुमको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। मान लीजिए कंपनी है, कंपनी को पैसा ज़रूरत पड़ेगा तो मार्केट में वो बेचेगा, अपना मार्केट में मांगेगा। अब मांगने का कंपनी का 3 तरह का जरिया पैसा। एक डिवेंचर के थ्रू मांगता है, ये डिवेंचर का पैसा लगाया तो ये कंपनी का कौन हो गया? क्रेडिटर हो गया, कर्जदार। ये इक्विटी के थ्रू लगाया, इक्विटी शेयर के थ्रू, और ये प्रेफरेंस शेयर के थ्रू। अब सुनिए, ये दोनों ही क्या कंपनी का ओनर है और ये कौन है? क्रेडिटर है, ठीक है। अब कंपनी इन लोग पैसा लेके बिजनेस करता है, बिजनेस करने के बाद कंपनी पैसा कमाया या नहीं कमाई इसको तो देना पड़ेगा। और शेयर होल्डर लोग, ये दोनों को शेयर होल्डर बोलते हैं, ये लोग दोनों ही ओनर है। लेकिन क्या है कि इन लोग को पैसा कब मिलेगा? जब कंपनी प्रॉफिट कमाएगा तभी मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अब सुनिए इन दोनों में फ़र्क क्या है तो दोनों ही ओनर। अब इन दोनों में फ़र्क क्या? इन शेयर और डिवेंचर में तो हम लोग फ़र्क पढ़ लिए थे। अब इक्विटी और प्रेफरेंस में क्या फ़र्क है? दोनों ही ओनर है, लेकिन इक्विटी वाले लोग को पैसा जो कंपनी डिविडेंड कमाया ना, इसको सबसे पहले देगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। इन लोग दोनों को क्या मिलता है? डिविडेंड। अब डिविडेंड जो मिलता है पहले किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर वाले लोग को मिलेगा। मतलब यहाँ पे नाम ही क्या? प्रेफरेंस। प्रेफरेंस मतलब इन लोग को थोड़ा तरजीह दिया जाएगा, पहले इन लोग को दिया जाएगा, बाद में बच जाएगा तो इक्विटी वाला को मिलेगा। तो देखो डिवेंचर मिलने के टाइम में, सॉरी डिविडेंड मिलने के टाइम में पहले किसको देंगे हम लोग? प्रेफरेंशियल राइट इन लोग के पास नहीं है, प्रेफरेंस शेयर के पास प्रेफरेंशियल राइट है। इन लोग का क्या प्रेफरेंशियल राइट है? डिविडेंड इन लोग को पहले मिलेगा शेयर होल्डर इक्विटी वाले लोग के मुकाबले में। और क्या है? कंपनी देखो पैसा वापस करता है, इन लोग का भी पैसा वापस करे। बंद जब हो रहा, कंपनी वाइंड अप हो रहा तो कंपनी पैसा सबको वापस करता है, लेकिन सबसे पहले किसको वापस करेगा? बाहर वाला को, मतलब क्रेडिटर को। फिर उसके बाद कंपनी पैसा वापस किसको करेगा? प्रेफरेंस वाला को। लास्ट में कंपनी पैसा किसको वापस करेगा? इक्विटी वाले लोग को। मतलब प्रेफरेंस वाला लोग के पास प्रेफरेंशियल राइट है, डिविडेंड भी पहले मिलता है इक्विटी के मुकाबले में, और कैपिटल जो रिपेमेंट होता है, वापस होता है रिपेमेंट कैपिटल, वो भी पहले होता है प्रेफरेंस वाले लोग को। इक्विटी वाले के पास कोई भी प्रेफरेंशियल राइट नहीं है, डिविडेंड पहले भी नहीं मिलता, ना ही कैपिटल मिलता है, सबसे आखिरी में मिलता है। बोलो क्लियर है? नंबर 2 पेमेंट ऑफ डिविडेंड। हम तुमको बताया डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर क्या होता है? एकदम आखिरी में मिलता है। पहले किसको देंगे हम लोग? प्रेफरेंस वाले लोग को। देख लो, द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन प्रेफरेंस शेयर इज मेड प्रायर, पहले मिलेगा, ठीक है। रेट ऑफ डिविडेंड, अब देखो इन लोग का रेट क्या रहता है? फिक्स रहता है डिवेंचर होल्डर लोग का, लेकिन इक्विटी और प्रेफरेंस वाले लोग को डिविडेंड मिलता है। अब देखो इसको डिविडेंड भी क्या मिलता है ना? फिक्स रेट पे पहले से तय कर लेता है, 10% मिलेगा या 20% मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं देगा। कंपनी अगर 1 लाख रुपया इससे भी लिया, 1 लाख इससे भी लिया, 1 लाख इससे भी लिया, ठीक है, कंपनी इसको 10% इंटरेस्ट दिया तो इसको कितना वापस हुआ? 1,10,000 रुपया। कितना वापस हुआ? 1,10,000। इसको कंपनी मान लो 20% में
हुआ था, तो इसको कितना मिलेगा 1,20,000 रुपया। अब देखो कंपनी 10 लाख में क्या वापस कर दिया, 1,10,000 वापस कर दिया डिवेंचर वाले लोग को और 1,20,000 वापस कर दिया प्रेफरेंस होल्डर लोग को। लास्ट में जितना भी पैसा बचेगा वो क्या हो जाएगा, इक्विटी वाले लोग को हो जाएगा। तो इक्विटी वाले लोग को थोड़ा फायदा मिलता है। अब फायदा क्यों मिल रहा है, क्योंकि देखो रिस्क उठा रहा है, सबसे आखिरी में पैसा किसको मिलेगा, इक्विटी वाले को। तो इतना जो रिस्क उठाया कंपनी के लिए तो उसको कुछ इसका बदले में फायदा मिलेगा ना। फायदा क्या मिलता है कि इन लोग का डिविडेंड क्या रहता है, फिक्स नहीं रहता है, और इन लोग का डिविडेंड क्या रहता है, पहले से फिक्स किया हुआ रहता है। अच्छा, इक्विटी वाला लोग को हम लोग किसी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन प्रेफरेंस को हम लोग इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ EQ लिखा हुआ मतलब इक्विटी है, क्लियर है। पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट मतलब वोटिंग राइट, इक्विटी वाला लोग के पास वोटिंग राइट है वो, क्योंकि देखो बिजनेस के लिए बहुत ट्रस्ट दिखाया है, इतना लॉयल्टी दिखा रहा है, इतना रिस्क ले रहा है, तो बिजनेस भी इन लोग को क्या करता है, पार्टिसिपेट करना। जैसे जियो वाला अपना रिचार्ज का दाम बढ़ाएगा घटाएगा तो ये इन लोग से पूछेगा, इन लोग दोनों से नहीं पूछेगा। क्यों, क्योंकि इन लोग के पास वोटिंग राइट है, क्लियर है। इन लोग के पास कोई वोटिंग राइट नहीं है। नेक्स्ट टाइप्स, इक्विटी का कोई भी टाइप नहीं है, लेकिन प्रेफरेंस का टाइप है। क्या क्या टाइप है, रिडीमेबल, इररिडीमेबल, कन्वर्टेबल, अनकन्वर्टेबल, ये सब आपका टाइप्स है। उसको एक बार बुक से अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ भी सकते हो, अगर आपको पढ़ा हुआ होगा तो बहुत अच्छी बात है। रिकॉर्ड करिए जल्दी यहाँ तक का।